नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। ये जो सॉल्यूशन था वह थर्ड सेमेस्टर का था। तो जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका अभी रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस असाइनमेंट से हूबहू क्वेश्चन 100% मिलते हैं। और जिन स्टूडेंट का अभी रिसेंटली या फिलहाल एआईटीटी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन स्टूडेंट के एग्ज़ाम में भी इस असाइनमेंट से हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट एआईटीटी और आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं और यूपीआरवीएनएल जो इससे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम 90 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। आज हम 91 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चित्र में दिखाई गई आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो कौन सी वाइंडिंग है? इस चित्र में दिखाई गई जो वाइंडिंग है, इसमें ये जो पार्ट है ये कम्यूटेटर खंड है और ये जो है ये वाइंडिंग की गई है। तो इस वाइंडिंग में हम देख रहे हैं कि इसमें 1 नंबर में वाइंडिंग डाली गई है, इसका पहला स्लॉट। तो इसका दूसरा जो स्लॉट है वो 3 नंबर में गया है। तो 3 - 1 2 आएगा, यानी ये वाइंडिंग जो है डुप्लेक्स हो गई, डुप्लेक्स हो गई। और इसमें अब चेक करना है कि लैप है कि वेव है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि ये वाइंडिंग जो 1 नंबर डाली गई है, उसके बाद जब दूसरी डाली गई है तो एक दूसरे पर यहाँ ओवरलैप कर रही है, यानी ये डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन जो ए है वह डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है, मतलब चित्र में दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर है ये किसका परीक्षण किया जा रहा है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये ग्राउलर है, और ये ग्राउलर जो है ये बाह्य ग्राउलर है। इस पर आर्मेचर रखा गया है, और आर्मेचर रखा गया है तो इससे 3 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं: शॉर्ट कॉइल टेस्ट, ओपन कॉइल टेस्ट और अर्थ टेस्ट। यहाँ हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये आर्मेचर स्लॉट हो गया और इसके बगल में कम्यूटेटर लगा है। तो कम्यूटेटर वाले हिस्से से यहाँ हम देख रहे हैं कि इंसुलेटेड वायर लगाया गया है। जब इंसुलेटेड वायर लगाया जाता है तो ये जो टेस्ट होता है ओपन कॉइल टेस्ट होता है। ठीक है। अगर इस आर्मेचर पर हेक्सा ब्लेड रखा जाता तो वो टेस्ट जो होता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, और जहाँ ये आर्मेचर में शॉर्ट होगा वहाँ पे ये हेक्सा ब्लेड जो होगी वो वाइब्रेट करने लगती है। तो इसमें एक और टेस्ट होता है अर्थ टेस्ट। वो कैसे होता है? ये आर्मेचर हो गई, यहाँ पे ये शाफ्ट हो जाएगा और यहाँ कम्यूटेटर भी हो जाएगा। तो शाफ्ट के एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, आप वोल्ट मीटर के एक हिस्से को शाफ्ट पे रख देंगे और एक हिस्से को कम्यूटेटर से, और जहाँ पे अर्थ टेस्ट होगा वहाँ पे ये वोल्ट मीटर संकेत करने लगेगा। तो यही 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। फिलहाल जो यहाँ जो टेस्ट किया जा रहा है चित्र के द्वारा, ये ओपन कॉइल टेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे गति को प्राप्त करने के लिए कौन सी नियंत्रण विधि लागू की जाती है?
ऑप्शन जो ए है क्षेत्र नियंत्रण विधि, फील्ड जो विधि होती है वो सामान्य से अधिक के लिए होती है। बी जो दिया है आर्मेचर नियंत्रण विधि, ये सामान्य से कम के लिए होती है। फील्ड टाइपिंग यही है। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि जो है ये दोनों दिशाओं में कंट्रोल की जाती है, यानी सामान्य से अधिक और सामान्य से कम दोनों में। यहाँ जो पूछा था सामान्य से अधिक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षेत्र नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, कम्यूटेटर क्यों तेज स्पार्किंग उत्पन्न करता है? कम्यूटेटर यहाँ जो है ये आर्मेचर हो जाएगा, आर्मेचर ये शाफ्ट हो जाएगा और यहीं पे कम्यूटेटर लगा रहता है और यहाँ ब्रश हो जाते हैं। यहाँ पर चमक यानी स्पार्किंग उत्पन्न होने का कारण जो है ये ब्रश जो लगाया गया है इसका पोजीशन गलत हो गया है, ये अच्छे से सेट नहीं किया गया है, यही इसी से भारी स्पार्किंग होने का कारण होता है। कार्बन जो होता है वह काफ़ी सॉफ्ट होता है, अपने घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को घिसने नहीं देता है। तो ऑप्शन जो ए है वो ब्रश की गलत स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है? डीसी मोटर या डीसी जनरेटर दोनों में प्रेरित ईएमएफ जो होता है वो फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है और ये बैक ईएमएफ जो होता है वो अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऑप्शन जो ए है वह लागू वोल्टेज की सहायता करता है, गलत है। बी जो है लागू वोल्टेज का विरोध करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 96 नंबर, किस मोटर की विशेषता दिया गया है? यहाँ जो है ये विशेषता जो है टार्क और स्पीड के बीच विशेषता दिखाया जा रहा है। तो ये जो विशेषता चित्र में आप देख रहे होंगे ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की है, ये जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की है, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वह सी होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसके और ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे एक नंबर पे दिया है सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर के लिए टार्क और गति की बीच जो विशेषता होती है इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे होता है। सीरीज के लिए बता रहे हैं, सीरीज के लिए ये ऐसे होता है, सीरीज का ये है। उसके बाद शंट मोटर का दिया है, तो शंट मोटर में ये टार्क हो जाएगा, ये गति हो जाएगी। शंट मोटर की गति हल्की सी कम होती है, हल्की सी, ये हो जाएगा। उसके बाद एक बचा डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल की जो विशेषता होती है ये टार्क हो जाएगा, ये गति हो जाएगी। ये सब मोटर से अलग मोटर होती है क्योंकि इस पे जितना हम लोड बढ़ाते जाते हैं इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो ये ऐसे होगा और यहाँ से ये बढ़ते चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? होल्डिंग कॉइल जो होती है इसका डायग्राम ऐसे बनता है, ये होल्डिंग कॉइल है। होल्डिंग कॉइल का दूसरा नाम जो होता है वह नो वोल्ट कॉइल होती है, एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। तो इससे जो प्रतिरोध जुड़ा रहेगा उसका काम होता है कि ये होल्डिंग कॉइल या एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल में करंट के फ्लो को सीमित करने के लिए एनवीसी के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाता है।
ऑप्शन जो ए है एनबीसी में धारा सीमित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ क्यों बनाई जाती है? डीसी सीरीज मोटर का जो डायग्राम होता है ये आर्मेचर हो जाएगी, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। अब आर्मेचर के टर्मिनल जो दो होते हैं उसको A1 A2 से प्रेजेंट करते हैं, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं उसको हम D1 D2 से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है मोटे तार की इसलिए बनाई जाती है कि लोड धारा को वहन करने के लिए। ऑप्शन जो ए है वो फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है लोड धारा को ले जाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का दिखाया गया? ये चित्र में दिखाया गया डीसी मोटर सीरीज मोटर का कंट्रोलिंग का कौन सा तरीका है? यहाँ ये आर्मेचर A1 A2 है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो टर्मिनल होते हैं वो D1 D2 होते हैं। यहाँ सप्लाई कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ सीरीज फील्ड वाइंडिंग को देख रहे हैं कि दो हिस्से में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी ये ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे हो गया। तो ये जो क्रम है ना ये समानांतर क्रम होता है, यानी इसके क्षेत्र वाइंडिंग को फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को समांतर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये क्षेत्र समांतर कंट्रोलिंग मेथड होता है। तो ऑप्शन जो ए है वह फील्ड पैरेलल मेथड यानी क्षेत्र समांतर विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? ऑप्शन जो ए है शंट मोटर। शंट मोटर का प्रयोग ग्राइंडर, ब्लोवर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर, मोटर जनरेटर सेट, छपाई मशीन और लकड़ी का रांदा जो मशीन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा है कतरनी तो गलत हो जाएगा। शंट मोटर का प्रयोग रेल इंजन, क्रेन, ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग प्रेस, रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर और शेयरिंग मशीन में भी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग सेट, बूस्टर और पंचिंग मशीन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, कहाँ पर डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? यानी डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में दो मोटरें आती हैं, क्युमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जहाँ पे भिन्न भिन्न लोड पर भिन्न भिन्न गतियाँ प्राप्त करनी हो वहाँ पे डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है लगातार लोड आवश्यक है, गलत है। बी जो है नियत गति आवश्यकता है, नियत गति के लिए तो शंट मोटर प्रयोग करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो उच्च प्रारंभिक बलगुण आवश्यक है, ये भी गलत हो जाएगा। हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता को पूर्ति के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी जो है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? कल AITT का एग्ज़ाम हुआ था जो 28 दिसंबर को, और उसकी जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है।
डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने का काम होता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है फील्ड धारा को सीमित करने के लिए, गलत है। बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए, ये भी गलत है। सी जो है मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, ये भी गलत है। आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है, और ये ग्राउलर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ग्राउलर दो प्रकार का होता है, एक जो होता है आंतरिक ग्राउलर और एक जो होता है बाह्य ग्राउलर। बाह्य ग्राउलर जो होता है वो डीसी मशीन के लिए होता है और उसकी आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और अर्थ टेस्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आंतरिक टेस्ट जो होता है वो एसी मशीन में स्टेटर वाइंडिंग में ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिलहाल जो यहाँ क्वेश्चन पूछा था आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए, तो ग्राउलर होगा, यानी ऑप्शन जो ए है मेगर। मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है या मापा जाता है। बी जो है ग्राउलर, ग्राउलर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टीमीटर से करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस साथ साथ ज्ञात किया जा सकता है। ओम मीटर से भी रेजिस्टेंस मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग क्वाइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ये होल्डिंग क्वाइल है जिसे एनवीसी कहते हैं, और यहाँ पे शंट मोटर हो जाएगा और शंट मोटर के आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, और ये एनवीसी का जो कनेक्शन होता है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रहता है। इससे ये होता है कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट कंट्रोल हो जाती है, और करंट कंट्रोल होगी तो फ्लक्स भी कंट्रोल हो जाएगा। जैसे करंट समानुपाती फ्लक्स होता है, करंट कम तो फ्लक्स कम, करंट अधिक तो फ्लक्स अधिक, और एन समानुपाती 1/5 होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि फ्लक्स कंट्रोल करके हम इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स अधिक होगा तो मोटर की स्पीड कम होगी, और फ्लक्स कम होगा तो मोटर की स्पीड अधिक होगी, यानी उसकी गति को कंट्रोलिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो ए है वो लोड धारा को सीमित करने के लिए, गलत है। बी कम वोल्टेज पर मोटर को चलाने के लिए, ये भी गलत है। सी जो है प्लंजर को ठीक करने के लिए, ये भी गलत है। सी जो है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस यौगिक मोटर की विशेषता के बिना बदले DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है? जब कंपाउंड मोटर जो होती है डीसी कंपाउंड मोटर, उसमें दो मोटरें आती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। उस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की दिशा बदलने के लिए हम केवल उसके आर्मेचर के कनेक्शन को बदल देंगे तो बिना विशेषता बदले मोटर की डायरेक्शन बदल जाती है, क्योंकि अगर उसके फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन अगर बदलते हैं तो यदि वह मोटर कम्युलेटिव है तो डिफरेंशियल हो जाएगी, और यदि डिफरेंशियल है तो कम्युलेटिव हो जाएगी। इसी चीज़ से बचने के लिए, यानी उसकी विशेषता बिना बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके आर्मेचर के कनेक्शन को बदल देंगे। तो ऑप्शन जो ए है वह आर्मेचर धारा
दिशा बदलेंगे। यानी आर्मेचर के कनेक्शन बदल दिए तो उसमें करंट का जो फ्लो है वो भी बदल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं क्वेश्चन। इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे तो उसमें 106 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट ITI सेकेंड ईयर का है उसके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपनी तैयारी बेस्ट कर पाए। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब फैमिली बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।